अपराध जितना जघन्य होगा उसे सुलझाने में उतना ही वक्त लगता है। एक सर्वे के अनुसार 25% क्राइम केस 2 महीने के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के 75% क्राइम केस या तो क्लोज हो जाते हैं या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसे क्राइम में क्रिमिनल बहुत चालाक होते हैं और क्राइम करने से पहले ही बचने के रास्ते तैयार रखते हैं। लेकिन विक्टिम का क्या, उनके परिवार वालों का क्या? उनके हजारों सवाल मरने वाले के साथ ही चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपके सामने क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। आज का ये केस मर्डर से शुरू हुआ था, लेकिन इस केस की कहानी बेहद अविश्वसनीय है। इस केस में ऐसे कई किरदार थे जिनके ऊपर पुलिस को शक था और उन सभी के पास मर्डर करने का मोटिव भी था। हर बार जब कोई नया सुराग मिलता, पुलिस उस एंगल से केस की जांच करती, पर इसके बावजूद भी पुलिस असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई थी और हर बार एक डेड एंड पर जाकर खड़ी हो जाती थी। आखिरकार पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। तो क्या थी इस केस की सच्चाई, और वो दूसरी हत्या जो हमने अभी देखी, वो लड़की कौन थी? उसका और उसकी हत्या का इस केस से क्या कनेक्शन था? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इतना आसान नहीं है कार्तिक, एक बार जुर्म साबित हो जाए तो सजा होना पक्का है। पर पापा अगर वो खुद ही मान ले कि उन्हें साइन को फॉर्ज किया है तो सजा कम तो हो सकती है ना। मुश्किल है। पुलिस को फोन कर और सिटी हॉस्पिटल बुला। जी बाबा। अरे व्हाट बॉय, जल्दी जल्दी आइए। सर मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मुकेश जी को हॉस्पिटल लाते वक्त इससे पहले कि उनका स्टेटमेंट पूरा होता वो बेहोश हो गए। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। कार्तिक फोन निकाल। जी पापा। मेरा नाम कार्तिक ठाकुर है। मैं अपने पापा प्रवेश ठाकुर के साथ एमजी रोड से जा रहा था। इधर हमें जख्मी हालत में एक आदमी मिला है, वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है। मुकेश बोलो। मेरे पार्टनर सुरेश गुप्ता और नलिन ने मुझ पर ये क्या कह रहे हो मुकेश? सुरेश और नलिन? मैं पैदल जा रहा था, वो लोग रास्ते से आए और गोली चला दी। नलिन ने बड़ी कंपनी से 10 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन जब मैंने उससे पूछा और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। और सुरेश ने तो उससे भी बड़ा काम, उसने तो किसका आइडिया था? मुकेश जी। और सर अगर वो नहीं भी बोलते ना तो मैं उनका स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करता। चेक करो। गुड। शर्मा और थाने में इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो गया ये सब कुछ? वो ठीक तो है? आप शांत हो जाइए, जरा मेरे साथ आइए। ये मुकेश जी ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि उनके पार्टनर सुरेश और नलिन, उन्होंने उन पर हमला किया है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। आप बता सकती हैं उनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कभी मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, और सच कहूं तो मैंने भी कभी उनसे पूछा नहीं। लेकिन ये सुरेश और नलिन, इनके साथ तो इनकी अच्छी पट्टी थी। जहां तक मैं जानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैसे कर सकते हो सर? डॉक्टर साहब, अब कैसे है वो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर, एक ये सब क्या हो गया? सर, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको स्टेटमेंट लेनी है तो आप बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मुकेश जी, ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग देखिए। आप बिना प्रेशर लिए सिर्फ इशारे में बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया अपनी मर्जी से? मतलब आपके पार्टनर्स सुरेश और नलिन, उन्होंने आप पर गोली चलाई? हाँ, मेरे पार्टनर
गोली मार दी और उन्हें आप बाहर जाइए। नर्स बैग नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब क्या हो रहा है? हाउस कैसे? देखिए आप टेंशन मत लीजिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ? I'm sorry, he's no more. शर्मा, ये बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ और सुरेश और नलिन दोनों को अरेस्ट करो तुरंत। कैसे जा सकते हो? इतनी रात को कौन आया? सुरेश गुप्ता। जी मैं ही सुरेश गुप्ता हूँ। और बात क्या है? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, घर की तलाशी लो। अरे एक मिनट, अरेस्ट इसलिए? मुकेश अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में। क्या? मुकेश का मर्डर? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मुकेश का मर्डर हुआ है एमजी रोड। मरने से पहले उसने तुम्हारा और सुरेश गुप्ता का नाम लिया। गुप्ता, पूरा घर चेक करो। मैडम। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति मुकेश जी को सपने में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई प्रूफ है कि मेरे पापा ने किया है? आप वारंट लेके आइए। हमें हमारा काम पता है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में बाधा मत डाली। मैडम पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला और घर में दूसरा कोई है भी नहीं। फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मैं बैचलर हूँ, इसलिए अकेला रहता हूँ। चलो। क्या कर रही है? सर रुकिए सर। मुकेश का खून तूने किया ना? बोल बोल। मैंने बताया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। आवाज कम कर, झूठ बोल रहा है तू। वीडियो देखा ना तूने? मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? हाँ? लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? कल रात को मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी में था। मेरे कजन के बेटे की बर्थडे पार्टी थी रेस्टोरेंट में। हमारे अलावा वहां 30 लोग और भी शामिल थे। आप चाहे तो उन सबसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा ना मैं वहां नहीं था। आवाज नीची करके बात कर। अरे मैडम, मैं कल शाम 8 बजे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मैं रात में 1 बजे निकला हूं वहां से और सीधा अपने घर आया हूं। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से हॉस्पिटल की पेमेंट की है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मुकेश ने कहा था कि कंपनी का 10 लाख रुपया तूने हड़पा है, उसका क्या? पैसे हड़पने का तो सवाल ही नहीं होता सर। पैसे मैंने नहीं बल्कि मुकेश ने लिए थे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए, अपने दूसरे बिजनेस को बचाने के लिए। उसने कहा था कि वो 6 महीने में सारे पैसे लौटा देगा। इनफैक्ट उसने पोस्ट डेटेड चेक भी दिए थे और ये सारे पॉइंट उसने स्टैम्प पेपर में मेंशन किए थे। और तूने ऐसा क्या किया था मुकेश के साथ जो इससे भी बुरा था? सर मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात की मैं कसम खा सकता हूँ। हम तीनों पिछले 15 साल से पार्टनर्स हैं और हमारे बीच में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम तीनों तो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये एलीट बिल्डर हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये कंपनी हम उन्हें सेल कर दें, तो तुम लोग अपने अपने शेयर निकाल लो। मुकेश हम पार्टनर्स हैं, हम इकट्ठा मिलकर फाइट करेंगे। हाँ मुकेश, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जब तुम लोगों में इतना ही भाईचारा था तो मुकेश ने तुम दोनों पे इल्जाम क्यों लगाया? सर वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर उसने ये बात कही हो। किसके दबाव में? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उस दिन हम दोनों एमजी रोड पर थे ही नहीं। सर सुरेश के बयान को वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। उस रात सच में वो बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में वो साफ नजर आ रहा है। रात के 1 बजे वो वहां से अपनी बीवी और बच्चे के साथ निकला था। तो सर चांस ही नहीं है कि रात 12 बजे वो एमजी रोड पे हो। सर परवेश और कार्तिक को लगभग 12 बजे के आस और उस वक्त नलिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था बिल पे करने के लिए। हमने हॉस्पिटल और बैंक दोनों से वेरीफाई किया।
इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एमजी रोड गया। सर एक चांस ये है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को यूज किया। हाँ, लेकिन मुकेश ने अपने बयान में साफ साफ सुरेश और नलिन का नाम लिया है कि उन दोनों ने उस पर गोली चलाई है, किसी और ने नहीं, और दोनों के पास बाइक भी है। लेकिन अभी तुम दोनों ने कंफर्म किया कि वो दोनों वहां थे ही नहीं। सर हो सकता है ये मुकेश झूठ बोल रहा हो। हाँ, लेकिन एक मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? एक काम करो, ये परवेश और कार्तिक, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और ये मुकेश की फैमिली के बारे में पता करो। आपस में इनमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? मुकेश के पेरेंट्स तो 10 साल पहले ही गुजर गए थे और मुकेश अपने पेरेंट्स के इकलौते थे। कल रात तुम कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था और फिर राहुल, राहुल, तेरे पापा को गोली लग गई है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल से फोन आया, चल जल्दी से। मैं तो बस किचन का काम खत्म करके सोने ही जा रही थी, अचानक कार्तिक का फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुकेश तो डिनर करके बाहर वॉक करने गए थे। सुरेश और नलिन को कैसे पता चला कि मुकेश रात को डिनर के बाद बाहर वॉक करने जाने वाले? तो आपको भी लगता है कि सुरेश और नलिन ने मुकेश को मारा है? आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर? I mean, मुकेश ने अगर कहा है तो सच ही कहा होगा ना, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। सर करीब 10 फीट की दूरी से मुकेश के कंधे पे गोली चलाई गई। की ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ है। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। कॉल रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर का कनेक्शन नहीं निकला। सर शूटिंग का कोई आई विटनेस भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में है। रुको, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मैं 2 मिनट ही बात करना चाहती हूँ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना ना आपने? मुकेश की वाइफ। हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है कि आप नलिन और सुरेश को छोड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? हेलो। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुकेश जी का स्टेटमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट से मैच नहीं करता और उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें ज्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन सर आप भी जानते हैं खून हुआ है मेरे पति का, कुछ भी कीजिए, हाथ छोड़ रही हूँ आपके आगे। जिसने भी मेरे पति को मारा वो मुझे इंसाफ चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर इस परवेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये परवेश ट्रिनिटी बिल्डर्स का मेन लॉयर हुआ करता था 1 साल पहले तक, लेकिन किसी बात को लेकर मुकेश ने उसे कंपनी से निकाल दिया। पर ये बात इस परवेश ने हमसे क्यों छुपाई कि वो मुकेश अग्रवाल को जानता था? सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि मैं आपको बताता कि मैं मुकेश जी को जानता था। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया? आप खुद एक लॉयर है ना, आपको कम से कम हमसे नहीं छुपाना चाहिए था, हमसे तो सच्चाई बताते हैं। जी बिल्कुल सही, पर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इसकी वजह से मुझ पर शक भी होगा, पर आपका ये शक बेबुनियाद है। उस रात मैं और मेरा बेटा कार्तिक मेरे क्लाइंट के यहाँ शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे थे पवन बाग से। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 10 मिनट की थी, मगर लौटते वक्त एक ट्रक की वजह से पूरा रास्ता जाम था, तो हमने बीच का रास्ता लिया, तो हमें करीबन 15 मिनट लगे। और वही रास्ते पर और सर मेरे पास वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी है, ये देखिए सर। सर आप गनीमत समझिए कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको तो हम पर शक होता। अच्छा एक बात बताइए, मुकेश ने आपको अपने कंपनी से क्यों निकाला था? एक्चुअली सर एक डिस्प्यूटेड लैंड था जिस पर 5-6 अलग अलग पार्टीज का हक था। मुकेश जी चाहते थे कि मैं इलीगली वो ज़मीन उनके नाम पर करवा दूँ। अरे वो 5-6 लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उन्हें डरा धमका के भगा दूंगा मैं, वो अपना क्लेम वापस कर लेंगे, तो मैंने उसे तैयार करो। नहीं मुकेश, ये सब इलीगल है, नहीं करूँगा। तो आज के बाद तुम्हारी जरूरत भी नहीं है मुझे, तुम जा सकते हो। सर मुकेश जी ने अपने छोटे से लालच की वजह से 10 साल पुराना रिश्ता 1 मिनट में तोड़ दिया, तो मैंने भी कंपनी छोड़ दी और कभी पलट कर नहीं देखा। सर अगर मुझे ही बदला लेना होता तो मैं इतना लंबा इंतजार क्यों करता, बताइए आप।
परवेश ने जो कहानी बताई थी वो करेक्ट है। वो लोग उस रात सच में शादी में गए हुए। शादी के वीडियो फुटेज में वो लोग साफ नजर आ रहे हैं। और सर उस रात हाईवे पे सच में ट्रैफिक जैम था, जैसे परवेश ने बताया था, इसीलिए उन्होंने अंदर का रास्ता लिया। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की, सब सच बोल रहे। 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और सभी संदिग्धों पर नजर रखने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुकेश की केस फाइल बंद करने के 6 महीने बाद, यानी कि मुकेश के मर्डर के 1 साल बाद, कुछ ऐसा हुआ जिसने ठंडे बस्ते में पड़े मुकेश मर्डर की केस को रीओपन करा दिया। हेलो पुलिस स्टेशन। चेक करो सर। इन एविडेंस बैग में डालो। सर एंट्री होल से लगता है कि क्लोज रेंज से 2 बुलेट चलाई गई। और सर शायद इस लड़की की कल या आज मौत हुई है। इसके साथ कोई सेक्स या रेप का साइन तो नहीं है। और सर लड़की के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। सर जिस आदमी ने हमें बताया था उसने कहा था कि वो एक सेल्समैन है। बंगला किसका है? सर ये तो नहीं पता चल पाया है कि जगह काफ़ी सुनसान है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो घर है वो भी 500 मीटर दूर है और वो भी बंद। आसपास की बस्ती में जरा पता करो ये बंगला किसका है। सर पड़ा था। हो सकता है ये मोबाइल इस लड़की का हो। मोबाइल को लैब में भेजो और अनलॉक कराओ। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका नाम साक्षी व्यास है और ये फ़ोन जो उस बंगले में मिला था अनलॉक हो गया। ये फ़ोन उसी का है। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम देखिए। 3+ बिल्डर्स ऑफिस, मुकेश अग्रवाल सर, सुरेश गुप्ता सर, नलिन सुखाने। मुकेश अग्रवाल मर्डर केस? हाँ सर। और जिस बंगलों में हमें साक्षी व्यास की बॉडी मिली वो भी 3+ बिल्डर्स के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इन दोनों पार्टनर से फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जी हाँ, हम साक्षी को जानते हैं। हमारे यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। मर्डर हुआ है उसका, वो भी आपकी कंपनी के बंगले में। क्या मर्डर हो गया? जी। लेकिन कल तो वो ऑफिस आई थी, आज नहीं आई, तो हमें लगा कि शायद अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली होगी। साक्षी की माँ नूतन बीमार रहती है, वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती है। अच्छा एक बात बताइए, उसे कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा था? नहीं। उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं ऑफिसर, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो बाहर क्या करती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ व्यवहार में अच्छी थी और काम भी अच्छा करती थी। उसके घर का एड्रेस दीजिए और हाँ आपके स्टाफ से पूछताछ कर लें। हाँ श्योर। साक्षी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी आपसे कोई बात की है? नहीं सर, वो अपने आप में रहती थी, कभी किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। साक्षी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते सर। सही है ना? क्या हुआ सर? वो हमें साक्षी की माँ से मिलना है। नूतन जी तो बिस्तर पे है और उनकी बेटी साक्षी ऑफिस में होगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? साक्षी का मर्डर हुआ। क्या? हे भगवान, नूतन जी का क्या होगा? साक्षी तो कितनी प्यारी बेटी थी। मेरे पास इमरजेंसी चाबी उन लोगों ने देके रखी है, मैं अभी लेके आती हूँ। सर ऊपर प्लीज। गुप्ता, डॉक्टर को फोन करो। सर पूजा जरा आस पड़ोस में साक्षी के बारे में पता करो। सब आप आइए। हाँ जी, आप ठीक है? पानी पियेंगे? भगवान साक्षी जैसी बेटी सबको दे। इतना साल से उसकी माँ बीमार रहती थी कि 3 साल पहले उन्होंने बिस्तर ही पकड़ ली, पर साक्षी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो साक्षी से कहा भी था कि अपनी माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दी। माँ की सेवा मेरे जैसे और कौन करेगा रंजना आंटी? और जब तक मैं हूँ, मैं किसी और से माँ की सेवा क्यों करवाऊँ? क्या साक्षी को कोई परेशान करता था या फिर किसी से लड़ाई हुई हो
या फिर उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं नहीं मैडम, हमारा मोहल्ला तो बहुत सेफ है और साक्षी को नूतन जी की सेवा और उसकी नौकरी में से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो वो कोई अफेयर बफेयर करे। तो इसका मतलब ये साक्षी एक आइडियल बेटी थी, एक अच्छी पड़ोसी भी थी। हाँ सर, मेरी राजीव सर से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि साक्षी ऑफिस में भी बहुत अच्छे से काम करती है। सर लेकिन अजीब बात यह है कि साक्षी के ऑफिस में साक्षी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और उससे अजीब बात यह है कि साक्षी के बैंक अकाउंट में कभी भी 3+ बिल्डर्स से कोई पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हाँ लेकिन हमने जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो एक पेमेंट आई थी जो मैटरनिटी क्लिनिक को की गई थी। जरा पता करो ये पेमेंट क्यों की गई थी। जी मैम, 2 महीने पहले साक्षी व्यास ने यहाँ पे अबॉर्शन करवाया था। कंसर्न किसने दिया था? उसकी मदर नूतन व्यास, जो उसको यहाँ पे अबॉर्शन के लिए लेके आई थी। सर मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो औरत साक्षी के साथ अबॉर्शन के लिए गई थी वो 3+ बिल्डर्स के ऑफिस की एक एम्प्लॉई है। उसका नाम ज्योति है। ये तुम लोगों की कंपनी में चल क्या रहा है? साक्षी एम्प्लॉय थी ना आपकी, फिर उसके बैंक अकाउंट में एक भी सैलरी डिपॉजिट क्यों नहीं हुई? आप सही कह रहे हैं सर, हमारे पास उसकी सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसे सारी पेमेंट कैश में होती थी। क्यों? क्योंकि साक्षी का पूरा पैसा उसकी माँ की दवाइयों और उसके इलाज में जाता था। तो उससे क्या? वो इसलिए कि साक्षी नहीं चाहती थी कि उसकी सैलरी का एक भी पैसा टैक्स में कटे। अच्छा, कमाल की कंपनी चला रहे हैं आप लोग। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए सारी कंपनी के रूल आप ताक पर रख देंगे। आइए, ये आप ही के एम्प्लॉय है ना? ये मोहतरमा साक्षी के साथ हॉस्पिटल गई थी उसकी माँ बनके उसका अबॉर्शन कराने के लिए, जबकि साक्षी का कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। सीधे सीधे और साफ साफ बताइए ये चल क्या रहा है आप लोगों की कंपनी में? बोलिए। सर एक दिन छुट्टी वाले दिन हम दोनों किसी काम से ऑफिस आए थे तो हमने देखा कि मुकेश ने हमें बताया था कि उसका साक्षी के साथ अफेयर है। इसलिए साक्षी ने जब कैश पेमेंट की बात की तो हम दोनों मना नहीं कर पाए। सर हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। ये मुकेश मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एंगल तब सामने नहीं आया था। सर साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 4 मार्च को 4 से 6 बजे के बीच हुई, और सर 2 बुलेट्स फायर की गए थे जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए और उसकी मौत हो गई। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से साक्षी को मारा गया था उसी गन का इस्तेमाल हुआ था मुकेश को मारने के लिए भी। मतलब साफ है कि साक्षी और मुकेश मर्डर केस आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे पास जितने भी एविडेंस है मुकेश मर्डर केस के वो सारे इकट्ठा करो। हम मुकेश मर्डर केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर सर कोर्ट ने मुकेश अग्रवाल मर्डर केस को रीओपन करने की मंजूरी दे दी है। वेरी गुड, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकेश अग्रवाल के घर चलते हैं। अलका अग्रवाल से मिल रहा है? नहीं है, बाहर गई है। तुम कौन हो? नीति अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल की बेटी। लीजिए, आ गई आपकी अलका मैडम। आइए, आप ही का इंतजार था। देखिए ना आपसे मिलने कौन आया। क्या पता भगवान की इच्छा रही तो आज आपको साथ में ले जाओ। नीति, अपने कमरे में जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखने से तो अच्छा है कि मैं अपने रूम में ही बैठूं। इंस्पेक्टर साहब, नीति के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नीति मुकेश और मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा की बेटी है। मुकेश ने प्रेरणा को 6 साल पहले डिवोर्स देके मुझसे शादी कर ली थी, इसीलिए नीति थोड़ा चिढ़ती है मेरे से। तो फिर ये राहुल तो 22 साल का है। दरअसल मुकेश और मेरे रिलेशन के बारे में हमने प्रेरणा को कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन 6 साल पहले प्रेरणा को
हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और प्रेरणा ने मुकेश से डिवोर्स ले लिया। उसके बाद डिवोर्स देकर वो नीति को भी यतीम बनाकर जाने कहाँ चली गई। और नीति उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थी और उसे ये लगता था कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। और नीति भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ड्रग्स में फंसती चली गई। मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा वो कहाँ है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब तक मुकेश जिंदा थे वो हर महीने प्रेरणा को कुछ पैसे भेजा करते थे। तो मुकेश का अफेयर तो उसकी कंपनी की अकाउंटेंट साक्षी के साथ भी था, उसका भी ख्याल रखते थे वो। साक्षी? कौन साक्षी? माफ कीजिए, मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं है। मैं नहीं जानती इस लड़की को कौन है ये। झूठ क्यों बोल रही है? सबको पता है कि मेरा बाप कितना घटिया और कितना गिरा हुआ इंसान। निधि तू चुप कर। सर, मेरे बाप ने पहले इस कमीनी के लिए मेरी माँ को छोड़ा और फिर तीसरा अफेयर चलाया साक्षी के साथ। और जैसे ही इसको पता चला इसने। खबरदार जो मुझसे झूठ खाता। सब समझ में आ रहा है मुझे। कौन है ये साक्षी? उसी की वजह से आजकल संडे को भी आपको ऑफिस में काम आ जाता है। ऑफिस में वर्कलोड है तो काम करूंगा ना। झूठ मत बोलिए मुझसे। यही एक्सक्यूजेस तुम प्रेरणा को दिया करते थे मेरे लिए। आज वही झूठ आप साक्षी के लिए मुझे बोल रहे हो। आप साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जाने नशे में क्या क्या इमेजिन करती रहती है। और सच तो ये है कि ये तो हमेशा यही चाहती थी कि हम लोगों में हमेशा झगड़े होते रहे। झूठ बोलना बंद करो। सर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो श्रावण से पूछ लीजिए। नीति, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली पड़ी है तू? घर बर्बाद मैंने किया या तूने हमारा घर बर्बाद किया? सर मानना पड़ेगा, बड़ी अजीब फैमिली है। शर्मा, इस राहुल और इसकी मालका दोनों पे नजर रखो और साथ ही इस नीति पर भी, क्योंकि हो सकता है इस नीति ने नफरत, लालच या फिर नशे में ये सब किया हो। इस नीति की CDR लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, जरा पता करो ये नीति मुकेश के मर्डर वाली रात को कहाँ थी, क्योंकि हो सकता है कि ये नीति और उसकी माँ प्रेरणा ने मिलकर ही मुकेश को मारा हो। इस प्रेरणा से भी मिलना पड़ेगा। साहब, नीति मेरे करीब कभी थी ही नहीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे कोई रोके टोके या उसे ये बताए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं, यानी कि मैं। जब मुकेश ने मुझे छोड़ा तो नीति के इसी बिहेवियर के कारण मुझे नीति को छोड़ना बहुत आसान हो गया था। आपको मुकेश अग्रवाल के मर्डर के बारे में पता है? साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स पता था। मुकेश की मौत की खबर महीनों तक टीवी पे चली थी और मेरे लिए तो मुकेश उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अलका के लिए मुझे छोड़ा था। लेकिन साहब, मैंने मुकेश को एक ही शर्त पर डिवोर्स दिया था कि नीति की जिम्मेदारी अब उसकी जिम्मेदारी रहेगी। पर आज मैं एक बिजनेसमैन करण शर्मा की पत्नी हूँ। मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ साहब। मेरे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुकेश और साक्षी के कत्ल में एक ही माउजर गन का इस्तेमाल हुआ था या फिर दो अलग अलग लोगों ने कत्ल किया था? और अगर ऐसा था तो फिर दो अलग कातिल एक ही हथियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पुलिस के सामने जो तथ्य आ रहे थे उनसे साफ पता चल रहा था कि मुकेश एक दोगले किस्म का आदमी था और उसका कैरेक्टर भी साफ नहीं था। वही तथ्यों से लग रहा था कि साक्षी एक विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ। सर, साक्षी को मारने का मोटिव अलका के बेटे राहुल के पास था, लेकिन साक्षी और राहुल के बीच में कांटेक्ट हुआ हो ऐसा कोई लीड हमें मिला नहीं। नीति के कांटेक्ट लिस्ट में ज़्यादातर नंबर्स ड्रग पेडलर्स के। हमें ऐसा लगा कि शायद नीति ने उनका इस्तेमाल किया होगा मुकेश को मारने के लिए, लेकिन ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। और ये सुरेश और नलिन, इनका क्या? नहीं सर, साक्षी के मर्डर के वक्त इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन बंगले के पास की नहीं थी। सर, कहीं ये केस मुकेश मर्डर केस की तरह ठंडा ना पड़ जाए। सर, बंगले के पास वाले घर में एक विधवा रहती है, नारायण। उसने पहले भी एक दो बार साक्षी को उस बंगले में आते हुए देखा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। नारायणी का कहना है कि लड़के की और साक्षी की उम्र लगभग बराबर की होगी, लेकिन वो कह रही थी कि दोनों में बहुत झगड़े होते हैं और शायद 4 तारीख को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई होगी। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। आजकल के बच्चे कितने लड़ते हैं। कहीं ये लव एंगल तो नहीं है?
नारायणी ने उस लड़के की शक्ल देखी थी? हाँ सर। स्केच बनवाओ सर। और शर्मा, तुम साक्षी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, उसमें पता करने की कोशिश करो ये साक्षी किसी लड़के के रेगुलर टच में थी क्या? सर एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, नूतन व्यास को होश आ गया है, मुझसे बात कर सकते हैं। वेरी गुड। नमस्ते सर, आप लोग? साक्षी कहाँ है? साक्षी ने हमें यहाँ भेजा है। उसने कहा है कि आप घर चलिए, मैं आती हूँ, तब तक आपसे बातें करते हैं। साक्षी के बारे में कुछ बताइए ना। साक्षी तो लगता ही नहीं मेरी बेटी है। उसने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल दिया होता। ऐसा लगता है मैंने नहीं, उसने मेरी परवरिश की है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके रहते मुझे अपने स्वर्गवास पति की कभी याद नहीं आई। बहुत ही खुश मिजाज, जिंदा दिल और हंसमुख है मेरी बेटी। लेकिन उन दोनों कमीनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किन्होंने? उसके मालिक मुकेश और सुरेश ने मेरी फूल सी बच्ची के साथ जो किया, भगवान करे मेरी शर्मा, इस सुरेश को अरेस्ट करने की तैयारी करो। बोल, साक्षी को क्यों मारा? नहीं मारा मैंने साक्षी को। ये ऐसे नहीं बताएगा, जरा इसकी और खातिरदारी करो तब बताएगा। नहीं सर, मैं मानता हूं कि उस दिन जब मैंने साक्षी और मुकेश को साथ में देखा था तो मेरी नीयत खराब हो गई थी। बस मुझे लगा जब वो मुकेश के साथ सो सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उसे किसी काम में उलझाए रखा, और जब सब ऑफिस से चले गए और उसके और मेरे अलावा ऑफिस में कोई नहीं बचा, तब सर ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स मेल कर दी। सर मैं निकलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या जाने की? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन खुश तो करती हो ना? आज रात मुझे खुश कर दो। क्या कहती है? ज्यादा ना सती सावित्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं और नवीन तुम्हारे और मुकेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। और सोचो, मुकेश की वाइफ को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? मुकेश तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? सर मैं मानता हूं कि मैंने साक्षी का कई बार फायदा उठाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। एक मजबूर लड़की को उसकी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर तूने ब्लैकमेल किया। भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि साक्षी को तूने नहीं मारा, लेकिन ये कंफर्म है तूने उसे एक्सप्लॉइट किया। यही रखो इसे। सर नारायणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो साक्षी के साथ उस बंगले में आता था। ऐसा लग रहा है देखा है मैंने इसे, पर फिलहाल पहचान में नहीं आ रहा। हाँ देखा था। साक्षी के सीडीआर को चेक किया। सुरेश के बेटे आर्यन और साक्षी के बीच कई बार बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी के मर्डर वाले दिन भी आर्यन ने साक्षी को फोन किया। यस, ये आर्यन है। शर्मा ये देखो इसका हेयर स्टाइल। आर्यन ही वो लड़का है जो साक्षी से मिलने वो कंपनी के बंगले में जाता था। एक सेकेंड,
पापा ऑफिस में नहीं है और ना ही नलिन अंकल। तेरे पापा तो ऑलरेडी हमारे मेहमान हैं, और अच्छा है नलिन में यहाँ नहीं है, क्योंकि तेरे से सवाल करते तो खामा अड़ंगा लगाता। क्या मुझसे सवाल? क्यों? केबिन में बात करें? केबिन में क्यों, यहीं कीजिए सबके सामने। ठीक है, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो यही पूछ लेते हैं। साक्षी को तू कितनी अच्छी तरह से जानता था? साक्षी मैं नहीं जानता था। झूठ बोलता है, इस कंपनी में एम्प्लॉय थी वो और बोलता है नहीं जानता। हाँ मतलब मैं उसे एम्प्लॉय की तरह जानता हूँ बट पर्सनली नहीं। तो फिर कंपनी के बंगले में उससे क्यों मिलने जाता था? एक सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ ही मत बोलिए आप। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई विटनेस है हमारे पास जिसने तुझे और साक्षी को उस बंगले में कई बार देखा था। 4 मार्च को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, तेरे फोन की लोकेशन उसी बंगले के पास की है। बोल क्यों मारा साक्षी को? क्यों मारा? बताओ वरना यहीं हड्डियां तोड़ूंगा मैं तेरी, वो भी सबके सामने। बोल। और क्या करता मैं सर? मैंने उस साक्षी को कितनी बार वार्न किया, उससे भीख तक मांगी कि वो मेरे पापा से नहीं मिले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मेरी माँ उसकी वजह से कितना परेशान हो रही थी। नहीं, कहाँ था मतलब? ऑफिस में तो नहीं थे। सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ क्या? बाहर मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, ऑफिस में साक्षी के साथ मीटिंग के लिए जगह नहीं मिलती तो बाहर मीटिंग करते हो। पापा मेरे मामलों से ना दूर है, मतलब वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या? अरे बात तो पूरी करके जाओ, वरना क्या? ये हमारी घर की हर रोज की कहानी हो गई थी सर, तो हमने सोचा कि हम इस झगड़े को सुलझा देते हैं। तो हमने साक्षी को कंपनी के बंगलों में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये घटिया काम करके तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की लाश के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम बस मेरे पापा का पीछा छोड़ दो बस। तो उस बंगले के पास में रहने वाली नारायणी को लगा कि तुम दोनों की लड़ाई दो प्यार करने वालों की नोकझोंक है, और तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी ना? साक्षी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, इसलिए उसने पापा से मिलना बंद नहीं किया। दिन पे दिन मेरे घर के हालात और खराब होते जा रहे थे। तो फाइनली मैंने गन का सहारा किया। गन कहां से मिली? पापा की कार की सीट से। मुकेश अंकल की मौत के अगले दिन जब मैं हर रोज की तरह जॉगिंग पे जा रहा था, पापा बहुत गुस्सा होते अगर उन्हें मालूम पड़ता कि मैंने उनकी गन छुई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। इसलिए पापा के डर से मैंने उस गन को सेफ जगह छुपा दिया। लेकिन सर स्ट्रेंजली पापा ने कभी उस बारे में जिक्र ही नहीं किया। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं पापा को ही मार दूं मैं, लेकिन पापा को मार के मेरी माँ को विधवा बना के सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक आखिरी बार साक्षी को मिलता हूँ, और हम फाइनली 4 मार्च को 6 बजे मिले। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है यही बोलो, और मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ ले और मेरे बाप से मिलना छोड़ दे। तो तू अपने बाप से क्यों नहीं बोलता कि वो मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दे? मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता है और मैं उसकी। चुप हो जा, झूठ बोल रही है तू। तूने फंसाया मेरे बाप को, पैसों की भूखी है तू। तो अपने बाप से जाकर पूछना, हो सकता है तेरी माँ को ऐसे ही फंसा के लेकर आया हो, जबरदस्ती शादी की हो, और तेरी माँ ने भी उसके साथ पैसों के लिए शादी की हो, है ना? मैंने उसका फोन दीवार पर फेंक दिया, ये सोचकर कि वो टूट जाएगा। उसके बाद और मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। सर मैं किसी गन के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मेरे पास कोई गन नहीं है। झूठ मत बोल, तेरे बेटों को तेरी गन तेरी कार में से मिली थी, और फॉरेंसिक से ये साबित हो चुका है कि वो वही गन थी जिससे मुकेश को मारा गया था। अब झूठ मत बोल और सच बता। मैं सच बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं पता कि मेरी कार में गन कहां से आई। सर अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि गन कहां से आई। शर्मा,
कहीं ये सुरेश सच तो नहीं बोल रहा है? कोई सचमुच में ही सुरेश को मुकेश के मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा हो? सर जब ऑफिस में पूछताछ की थी तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि ऑफिस की कार तीनों पार्टनर्स यूज करते हैं और एक एक्स्ट्रा चाबी ऑफिस में भी होती है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो कातिल इन तीनों पार्टनर्स की फैमिली में से ही कोई है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच उन चाबियों तक थी। उसने मुकेश का मर्डर किया और गन इस सुरेश की कार में प्लांट कर दी। कौन हो सकता है ऐसा? पुलिस ने साक्षी के कातिल को ढूंढ लिया था। आर्यन ने साक्षी का कत्ल किया था अपनी माँ की खुशियां वापस लौटाने के लिए, बिना ये सोचे कि इस कदम से उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर सवाल अभी भी वही था कि मुकेश का कातिल कौन है। पुलिस की हर संभव कोशिश एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करने का सोचा और तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे पुलिस ने पहली बार गलती से नजरअंदाज कर दिए थे। इसमें साफ साफ तो लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को जो गोली मारी गई वो सीधी नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बड़ी भूल हमसे हुई कैसे? सर ये बात तो मैंने आपको बताई थी, इसमें भूल कैसे? भूल यही है कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुकेश अग्रवाल की हाइट 6 फीट की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे लगभग 10 फीट दूर से गोली मारी गई और गोली की ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ थी। जनरली लोग जब शूट करते हैं तो वो चेस्ट पे निशाना लगाते हैं, लेकिन मुकेश को गोली शोल्डर पे लगी। इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था जो सिर्फ 10 फीट की दूरी से सही निशाना नहीं लगा पाया। शर्मा, जरा शोल्डर को एम करो और शूट करो। वेरी गुड। गुप्ता, अब तुम वहां जाओ और शोल्डर को एम करके शूट करो। सर। करेक्ट। शर्मा, जरा इधर आओ। ये देखो, ये वो टारगेट है जो तुम्हारी बुलेट से हिट हुआ। वो एकदम सीधी बॉडी के पार हुई है और गुप्ता ने जो शोल्डर पे गोली शूट की उसकी ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जिसने भी शूट किया है उसकी हाइट मुकेश की हाइट से काफी कम थी। गुप्ता, तुम्हारी हाइट कितनी है? सर मेरे 5 फुट 8 इंच। शर्मा, हमारे सस्पेक्ट्स में से किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है? जरा पता लगाओ। सर, मुकेश मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट, सुरेश, उसकी पत्नी काजल, उसका बेटा आर्यन, मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, उसकी बेटी नीति, मुकेश की पत्नी अलका और वो लॉयर परवेश और उसका बेटा कार्तिक, किसी की भी हाइट मुकेश की हाइट से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है या बहुत कम है। किसी की भी हाइट परफेक्ट 5 फुट 8 इंच नहीं है, वो सिर्फ तेरी है। बता, क्यों मारा अपने फादर को? मैंने अपने पापा को नहीं मारा। तो रो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मारना था, उन्हें तो बस एक गोली में घायल करना था। मतलब गोली तू नहीं चलाई? ये सब पापा का ही आइडिया था। मैं आप पे गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है ताकि मैं ये इल्जाम उन सुरेश और नलिन पे लगा सकूं। उन दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी ऑफिस में। एक बार वो दोनों अरेस्ट हो गए ना, पूरी कंपनी हमारी होगी। जिंदगी में इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? पर साक्षी का क्या? आप उसे छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा उसे मैं। प्रॉमिस। पापा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मेरे पास सुरेश अंकल के कार की डुप्लीकेट चाबी भी थी और मैं वहां चला गया जहां पापा ने मर्डर का प्लान किया था। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है कि यहाँ आधी रात को भी ट्रैफिक होता है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई कार पास होती है। सिटी हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है और सबसे बड़ी बात, सुरेश का घर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पापा, मुझे डर लग रहा है बहुत। कर पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम कर लो। तो तेरे पापा मुकेश को कैसे पता था कि सुरेश की कार वहां खड़ी है? पापा को पता था सुरेश अंकल पार्टी जा रहे हैं और वो पार्टी जाकर जरूर ड्रिंक करेंगे और सुरेश अंकल जब ड्रिंक करते तो अपनी गाड़ी नहीं चलाते। ये मुकेश का लालच ही था जिसने उसकी सोच पे पर्दा डाल दिया था। मुकेश का कातिल खुद मुकेश ही था
मुकेश ने प्लान तो अच्छा बनाया था, पर 10 मिनट की देरी ने शूटिंग एक एक्सीडेंटल मर्डर बन गया। पुलिस ने राहुल को अपने पिता के प्लान में साथ देने और फिर शूटिंग के लिए गिरफ्तार किया। मुकेश के प्लान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में चूक नहीं हुई होती तो ये केस शायद पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन इस केस की नियति कुछ और थी। पुलिस को न सिर्फ दोनों कत्ल में माउजर गन का कनेक्शन मिला, बल्कि ये केस भी उसके अंजाम तक पहुंचा। लालच बुरी बला है, संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के इस नए अध्याय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।